हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने बात करा था टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में, ठीक है। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट विल हैपन इफ़ यू एंटर google.com, ठीक है। तो जब भी आप अपना ब्राउज़र खोलते हैं या और उस पर कोई भी URL डालते हैं www.google.com, facebook.com या फिर कुछ भी ऐसा डालते हैं, तो उस केस में बिहाइंड द सीन क्या होता है, हम लोग आज उस बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज वीडियो। तो भाई आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि जब भी कोई ब्राउज़र हम लोग खोलते हैं और ब्राउज़र खोलने के बाद जब हम कोई भी URL डालते हैं, जैसे कि यहाँ पर google.com लिखा हुआ है, और हम लोग मान लो कोई भी URL डालते हैं, लेट सपोज facebook.com, लेट सपोज youtube.com, gmail.com या फिर कुछ भी अगर हम लोग डालते हैं, तो उस केस में बिहाइंड द सीन पीछे क्या चल रहा होता है, ठीक है। ये भाई अभी तक की हमारी 5वीं वीडियो होने वाली है। हम लोग ऑलरेडी सिस्टम डिज़ाइन की सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं, बेसिक्स ऑफ सिस्टम डिज़ाइन, जिसमें 4 वीडियो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी और पसंद आ रही होगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आज की वीडियो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, व्हाट विल हैपन व्हेन यू एंटर google.com और एनी URL, कोई भी URL हो। ऐसा नहीं है कि google.com के केस में ही ये होता है, कोई भी URL को जब आप हिट करते हो, लेट सपोज यहाँ पर आपने डाला www.facebook.com, तो बिहाइंड द सीन यहाँ पर इसके पीछे क्या चला होगा वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, इसका कुछ प्री-रिक्विजिट होने वाला है, जैसे कि व्हाट इज़ वेब पेज, ठीक है। तो सबसे पहले इसका कुछ प्री-रिक्विजिट होने वाला है, हम लोग पहले वो देखने वाले हैं कि इसका प्री-रिक्विजिट क्या होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि इसका कुछ प्री-रिक्विजिट होगा, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला प्री-रिक्विजिट क्या होता है कि वेब पेज क्या है, ठीक है। वेब पेज क्या होता है? तो वेब पेज देखो कुछ नहीं होता है, वेब पेज एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि HTML में लिखा होता है, ठीक है। और जो आप लोग ऑनलाइन देखते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, जब आप कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं वेब पेज। जैसे कि अगर हम फेसबुक खोलते हैं, तो यहाँ पर facebook.com खोला हमने और यहाँ पर एक पेज आपके सामने खुलकर आ गया, ठीक है। तो ये क्या है? एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है, और ये डॉक्यूमेंट किस लैंग्वेज पे बनाया गया HTML लैंग्वेज पे। अगर हम इसको देखेंगे तो कैसे देखेंगे, ये व्यू पेज सोर्स अगर हम करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्यू पेज सोर्स करते ही यहाँ पर देखो HTML लिखा हो गया, ठीक है। ये पूरा HTML है। तो यहाँ पर वेब पेज का मतलब क्या होता है? वेब पेज का मतलब यहाँ पर यही होता है कि एक HTML डॉक्यूमेंट जो कि आप लोग कभी भी कोई ब्राउज़र खोलते हैं और कोई भी URL एंटर करते हैं, तो जो भी आपके सामने पेज खुल के आता है, ठीक है, जो भी आपके सामने पेज खुल के आता है उसी को हम वेब पेज बोलते हैं। अब यहाँ पर जो वेब पेज होता है वो आपको कई प्रकार की चीज़ें दिखाता है, कई तरह की चीज़ें दिखाता है। लेट सपोज अगर आप जैसे www.facebook.com आपने यहाँ पर ये खोला, ठीक है, तो ये जो वेब पेज है, अब यहाँ पर देखो आपको टेक्स्ट भी ये दिखा रहा है। देखो ये टेक्स्ट नहीं है, ये इमेज है, ठीक है। तो ये देखो वेब पेज आपको एक इमेज भी दिखा रहा है, ये देखो टेक्स्ट भी दिखा रहा है, ठीक है। ये देखो कुछ यहाँ पर HTML का कोड भी दिखा रहा है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें दिखा रहा है। तो जो वेब पेज होता है वो बेसिकली क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। वेब पेज क्या होता है? वेब पेज तुम्हारा एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट जो है, ये जो तुम्हारा एक डॉक्यूमेंट है मान लो, ठीक है, ये एक तुम्हारा क्या है? डॉक्यूमेंट है। और ये डॉक्यूमेंट कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया होता है? HTML लैंग्वेज में। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका नाम है index.html, तो इसमें जो कोड लिखा होता है वो लिखा होता है HTML का कोड लिखा होता है, ठीक है। इसमें जो कोड लिखा होता है वो HTML का कोड लिखा होता है। और ये जो आपका वेब पेज होता है, ये वेब पेज का नाम क्या है? index.html। ये वेब पेज स्टोर कहाँ होता है? सर्वर में स्टोर होता है, ठीक है। ये वेब पेज कहाँ स्टोर होता है? सर्वर में स्टोर होता है, ठीक है। तो जब भी आप अपने सिस्टम से बैठ के, लेट सपोज ये आपका PC है, ठीक है, ये आपका PC है, आपके PC से आपने बैठ के एक रिक्वेस्ट डाली, लेट सपोज क्या एक्सेस करने की? facebook.com, www.fb, लेट सपोज आपने एक रिक्वेस्ट डाली facebook.com, ठीक है, fb.com, तो ये रिक्वेस्ट जाएगी फेसबुक के सर्वर पर जाएगी, ये रिक्वेस्ट, ठीक है। ये क्या है? ये रिक्वेस्ट है,
ये फेसबुक के सर्वर पर जाएगी और इसका जो भी आपने इंडेक्स जो जौन सा भी पेज आपने एक्सेस करने की कोशिश करी है, लेट सपोज आपने जो रिक्वेस्ट डाली है वो डाली है www.facebook.com, इस केस में यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, जब तुमने यहाँ पर लिखा facebook.com तो तुम्हें अभी किसी भी पेज का नाम नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑलरेडी इंडेक्स लगा हुआ है। इस तरीके से इंडेक्स पेज यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है / ठीक है, तो वो इंडेक्स पेज को यहाँ पर सर्वर पर ढूंढेगा और हमारा ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है ये ऑलरेडी यहाँ पर सर्वर के अंदर क्या है, स्टोर्ड है। ये ऑलरेडी सर्वर के अंदर स्टोर्ड है। तो क्या होता है, जब भी आप किसी भी पेज को एक्सेस करते हैं, किसी भी वेब पेज को एक्सेस करते हैं सर्वर के अंदर से, वो पेज निकल के वापस आता है इन अ रिस्पॉन्स के फॉर्म में वो चीज़ वापस निकल के आती है और आप अपने पीसी पे वो चीज़ देख पाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऐसा हुआ। ठीक है, तो ये होता है वेब पेज। अब सर्वर क्या होता है, देखो वही साथ के साथ हमने तुमको यहीं पर ही सर्वर भी बता दिया। सर्वर क्या होता है, सर्वर बेसिकली क्या होता है, कुछ नहीं होता है। ये क्या है, क्लाइंट है। ये क्या है, क्लाइंट है। और ये क्या है, सर्वर है। सर्वर के अंदर तमाम तरीके की चीज़ें स्टोर होती हैं। सर्वर के अंदर क्या है, यहाँ पर सर्वर के अंदर क्या होता है, सर्वर के अंदर बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं। स्टोर्स मैनी थिंग्स, स्टोर्स मैनी तो सर्वर के अंदर तमाम तरीके की चीज़ें स्टोर होती हैं, जैसे कि वीडियो हो गई, इमेज हो गई, वेबसाइट हो गई, एटसेट्रा, कुछ भी। तो लेट सपोज सर्वर के अंदर यहाँ पर क्या स्टोर है, तुम्हारा जो भी तमाम तरीके की चीज़ें जो तुम एक्सेस करते हो अपने ब्राउज़र से, वो सब स्टोर है। जैसे कि लेट सपोज ये क्या है, फेसबुक का सर्वर है। ठीक है, ये क्या है, लेट सपोज ये फेसबुक का सर्वर है। ठीक है, FB सर्वर, ये फेसबुक का सर्वर है। और यहाँ पर ये हम लोग बैठे हुए हैं क्लाइंट। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ये एज अ क्लाइंट। क्लाइंट कुछ भी हो सकता है। क्लाइंट तुम्हारा पीसी भी हो सकता है, या फिर तुम्हारा क्या हो सकता है, क्लाइंट तुम्हारा एक मोबाइल भी हो सकता है। ठीक है, क्लाइंट तुम्हारा क्या हो सकता है, एक मोबाइल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक ब्राउज़र भी हो सकता है। एक ब्राउज़र भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्लाइंट होता है। अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, वो देखो यहीं का यहीं क्लियर हो जाता है। क्लाइंट जो होता है वो हमेशा क्या भेजता है, रिक्वेस्ट भेजता है किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पर क्लाइंट क्या एक्सेस करना चाह रहा है, facebook.com का इंडेक्स पेज। तो वो चीज़ सर्वर के पास गई। ठीक है, सर्वर क्या होता है, सर्वर एक वर्चुअल मशीन होती है। सर्वर क्या होता है, एक वर्चुअल मशीन होती है। वर्चुअल मशीन होती है जो कि डिप्लॉय होती है क्लाउड में। ठीक है, डिप्लॉय होती है क्लाउड में। और क्लाउड का मतलब क्या होता है, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे कि तुम्हारा AWS हो गया, गूगल का GCP हो गया। ये दो क्या है, सर्विसेज हैं। AWS क्या है, अमेज़ॉन का है ये। ठीक है, प्रोडक्ट अमेज़ॉन का। ये किसका है, ये गूगल का है। तो ये जो क्या है, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पर तुम्हारा सर्वर होस्ट होता है, क्लाइंट नीचे बैठा है सिस्टम पे, यहाँ पर अपने वो सिस्टम से रिक्वेस्ट भेजता है। इधर सिस्टम से वो रिक्वेस्ट भेजता है कि भाई हमें इंडेक्स पेज एक्सेस करना है या फिर ये वीडियो को एक्सेस करना है। वो सर्वर अपने अंदर वो चीज़ ढूंढता है कि क्या मेरे पास वो चीज़ है कि नहीं है, और फिर सर्वर उसको वो चीज़ रिस्पॉन्स में दे देता है वापस। ठीक है, और यूज़र अपने सिस्टम पे वो देख लेता है। तो यही था तुम्हारा सर्वर। तुम इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल लैंग्वेज यहाँ पर लिखी है, वो तुम पढ़ के देख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ यही लिखी हुई है। अब देखो IP एड्रेस क्या होता है। IP एड्रेस बेसिकली क्या होता है, लेट सपोज कि तुम्हारा सर्वर हो गया, और हम लोगों ने यहाँ पर क्या डिस्कस किया, सर्वर हो गया और तुम्हारा वेब पेज डिस्कस किया हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, सर्वर, वेब पेज। अब बात आती है IP एड्रेस की। IP एड्रेस क्या होता है, IP एड्रेस बेसिकली एक प्रकार का एड्रेस होता है जो कि हर सिस्टम को एलोकेट होता है जो भी इंटरनेट में प्रेजेंट होती हैं। एन IP एड्रेस इज़ अ यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर असाइंड टू एवरी डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ठीक है, अब देखो तुमको एक एग्जांपल देते हैं। लेट सपोज कि ये तुम्हारा इंटरनेट है पूरा। ठीक है, ये तुम्हारा एक इंटरनेट है।
ये तुम्हारा एक इंटरनेट है, और इंटरनेट के अंदर यहाँ पर तुम्हारा एक सिस्टम है ये, ठीक है, ये तुम्हारा एक सिस्टम है। ये क्या है, मान लो राम है, ये राम है ये, और ये कहाँ बैठा हुआ है, इंडिया में बैठा हुआ है, ठीक है। और एक तुम्हारा एक दोस्त है यहाँ पर, वो क्या है, श्याम है, वो कहाँ बैठा हुआ है, यूएस में बैठा हुआ है, ठीक है। अब मान लो राम को कोई भी एक चीज़ भेजनी है श्याम को, ठीक है, राम के पास कोई एक मैसेज है, मान लो राम के पास कोई एक मैसेज है, और वो राम चाहता है कि वो चला जाए श्याम के पास, ठीक है। श्याम यहाँ बैठा हुआ है यूएस में, वो चला जाए श्याम के पास, तो वो कैसे जाएगा। इंटरनेट में देखो हर एक सिस्टम का, यहाँ पर तुम्हारे पास भी देखो एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। सिस्टम मतलब तुम्हारा जो डिवाइस है, जैसे तुम्हारा मोबाइल हो गया, ठीक है, तुम्हारा मोबाइल हो गया, तुम्हारा लैपटॉप हो गया, तुम्हारा टैबलेट हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। हर एक डिवाइस के पास अपना एक क्या होता है, एड्रेस होता है, ठीक है। हर एक डिवाइस के पास अपना एक एड्रेस होता है, और उस एड्रेस का यूज़ करके हम पता लगाते हैं कि हमें किधर डेटा भेजना है। अब लेट सपोज तुम्हारा ये जो एक डिवाइस है, ये जो तुम्हारी डिवाइस है, लेट सपोज ये तुम्हारी जो एक कंप्यूटर है, इसका अपना कुछ एक आईपी एड्रेस होगा। इसका आईपी क्या होगा, मान लो 198.198.161.10, ठीक है। और इसका अपना एक आईपी होगा, लेट सपोज इसका आईपी है 198.198.116.11, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो सेंडर है, सेंडर तुम्हारा कौन है, सेंडर है तुम्हारा ये, ठीक है। रिसीवर कौन है, रिसीवर है तुम्हारा ये। तो सेंडर जब अपने इस मैसेज को यहाँ से लेकर के इधर तक ट्रांसफ़र करेगा श्याम को, जो कि यूएसए में बैठा है, तो उसको पता होना चाहिए कि उसका जो कंप्यूटर है उसका आईपी एड्रेस क्या है, ताकि वो उस एड्रेस पे भेज पाए। अब जैसे कि देखो यहाँ पर तुम्हारा एक फ्रेंड होता है, ठीक है, ये उसका घर है, ठीक है, कहाँ पर है, इंडिया में है, ठीक है। और ये तुम्हारा फ्रेंड है लेट सपोज, और ये तुम्हारा एक और फ्रेंड है, ये उसका घर कहाँ है, यूएसए में है। तो अगर उसको मान लो कोई पोस्ट भेजनी होगी, ठीक है, अगर मान लो उसको कोई पोस्ट भेजनी होगी, ठीक है, कोई लेटर भेजना होगा, तो उसके लिए पहले उसको तुम्हारा एड्रेस पता होना चाहिए, इसके घर का क्या पता होना चाहिए, एड्रेस, ताकि वो इस पोस्ट को उस एड्रेस पर भेज पाए, ठीक है, इस पोस्ट को उस एड्रेस पर भेज पाए। उसी प्रकार से जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो हमें दूसरे सिस्टम का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। ये पार्ट किसका होता है, टीसीपी का पार्ट होता है, जो हमने ऑलरेडी पुरानी वीडियो में पढ़ा था जब हमने टीसीपी देखा था यहाँ पर, कि देखो अगर मान लो इधर तुम बैठे हो और तुम डेटा को इधर भेज रहे हो, ये अब लोगों ने टीसीपी का आर्किटेक्चर पढ़ा था, वर्किंग पढ़ी थी, कैसे टीसीपी वर्क करता है। तो एक स्टेप इसमें ये भी आता है कि हमें पहले जो है यहाँ पर पता होना चाहिए कि हमें किस जगह जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, इसकी 4-5 लेयर पढ़ी थी हमने, फिजिकल लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, इस तरीके से। तो जो डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लिंक लेयर होती है, ये सब में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से पाथ को डिसाइड किया जाता है कि हमें किस एड्रेस पर, किस आईपी एड्रेस पर हमें डेटा भेजना है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस के बारे में अब ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। हाँ पानी बरस रहा है, एसी चलाए हो? हाँ बंद करो यार, कर रहा है। तो हमें कभी भी जब डेटा भेजना होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसका आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस के बारे में हमने देख लिया। अब उसके बाद बात आती है कि यूआरएल क्या होता है, ठीक है। यूआरएल क्या होता है, उसके बाद बात ये आती है। अब लेट सपोज यूआरएल की बात करें, अगर हम यूआरएल की बात करें, यूआरएल क्या होता है, तो अब अगर हम लोग यूआरएल की बात करें, यूआरएल क्या होता है, तो लेट सपोज अगर हम एक यूआरएल लिखते हैं www.google.com/product/electric/mobile, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये एक पूरा यूआरएल होता है, यहाँ पर ये एक पूरा, ये क्या है, ये एक प्रकार का यूआरएल है। यूआरएल को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का मतलब ये होता है कि जिस भी चीज़ को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं उसका एड्रेस क्या है। अब लेट सपोज तुमसे कहा जाए कि भाई तुमको मान लो ये कहा जाए कि तुम्हारा घर किधर है, जैसे मेरा घर किधर है, हमसे कोई ये पूछता है तो हम उसको बताएंगे कि भाई मेरा घर जो है वो इंडिया में है, ठीक है। तो क्या इसको इतना बताने से क्या वो मेरे घर तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो उसके बाद हमें ये बताना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर मेरा घर किधर है। सॉरी, अगर हम इसको इस तरीके से अपना घर बताते हैं, कोई मेरा दोस्त है और वो हमसे पूछता है कि मेरा घर किधर है, अगर हम उसको बोलते हैं मेरा घर एशिया में है, तो वो इतने बड़े एशिया में कहाँ ढूंढेगा, उसको नहीं पता। अगर हम उसको बोलते हैं कि मेरा घर इंडिया में है, तो हम उसको बोलेंगे कि इंडिया में मेरा घर है, तो वो इंडिया में तो इतनी सारी जगह होती हैं, कहाँ पर वो पता कर पाएगा? नहीं पता कर पाएगा। फिर अगर हम उसको बोलते हैं कि मेरा घर उत्तर प्रदेश में है, यूपी, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर भाई इतने सारे क्या कहते हैं जगहें होती हैं, यूपी स्टेट है, इसके अंदर इतने सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट किधर पर जाना है उसको नहीं पता है। अब अगर उसको ये बोलते हैं कि कानपुर, ठीक है, अब कानपुर के अंदर भी उसको कई सारी जगहें मिलेंगी, उसको वहाँ पर नहीं पता कहाँ जाना है। अब कानपुर के अंदर लेट सपोज हम उसको बोलते हैं कि भाई गोविंद नगर, ठीक है, तो ये एक पूरा कंप्लीट एड्रेस हो गया जिसको हम बोलते हैं यूआरएल कह सकते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। यहाँ पर तुमको गोविंद नगर में हम मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमको एक्सेस करने के लिए तुम्हें कहाँ पर आना पड़ेगा? इधर आना पड़ेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है। तो ये एक पूरा प्रकार का तुम देख सकते हो, ये क्या है, पूरा एक रिसोर्स को लोकेट करने का एक एड्रेस है। यूआरएल का मतलब क्या होता है? रिसोर्स लोकेटर, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब जो रिसोर्स को एक्सेस करना चाह रहे हो उसका क्या, उसका एक यूआरएल, मतलब इसकी एक लोकेशन, ठीक है, उसका पता कह सकते हो, एड्रेस कह सकते हो। तो ये होता है तुम्हारा यूआरएल। अब इस यूआरएल से इस यूआरएल के कई सारे पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो इस यूआरएल के कई सारे पार्ट क्या होते हैं? सबसे पहले तो यहाँ पर देखो होता है प्रोटोकॉल, वो तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। लेट सपोज अभी हमने HTTPS लिखा है, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, कि मतलब कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, HTTP यूज़ हो रहा है, HTTPS यूज़ हो रहा है, TCP प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल, ठीक है। अब उसके बाद ये तुम्हारा क्या होता है? डोमेन होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि कौन सी वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहे हो, ठीक है, मतलब कौन सी वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहे हो, ये उसका डोमेन है, वेबसाइट का नाम है ये, ठीक है। और ये तुम्हारी पूरा क्या है? ये तुम्हारा पूरा एक पाथ है, ठीक है, ये तुम्हारा पाथ है और ये तुम्हारा रिसोर्स है जिस रिसोर्स को एक्सेस करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये होता है पूरा यूआरएल, ठीक है। अब बात आती है डीएनएस क्या होता है। तो देखो इन शॉर्ट बताएंगे क्योंकि यार हमें अभी मेन मुद्दे पे अपने वापस आना है। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, व्हाट विल हैपन व्हेन यू एंटर एनी यूआरएल, ठीक है। तो डीएनएस देखो यार शॉर्ट में बोलने वाले हैं बिल्कुल। क्या होता है डीएनएस? कुछ नहीं होता है, जैसे कि ये तुम्हारा www है, तो ये क्या है? ये डीएनएस है, डोमेन नेम सर्वर। ये क्या है? सॉरी ये डीएनएस नहीं है, ये इधर एक सेकेंड, ये तुम्हारा डोमेन होता है, ठीक है। ये google.com क्या है? तुम्हारा डोमेन है ये। तो उसके बाद यहाँ पर जो .com लगा है, जैसे कभी कभी वेबसाइटों में देखते हो, देखो ये क्या है? .com लगा है। अब यहाँ पर कई वेबसाइटें ऐसी होती हैं जहाँ पर .org लगा होगा, .us लगा होगा, .uk लगा होगा। तो अगर कंट्री स्पेसिफिक डोमेन की बात करो तो .india .uk होता है, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर और जेनरिक डोमेन बात करो तो .com होता है, .edu होता है, ये सब तुम्हारे डीएनएस होते हैं। तो बेसिकली ये तुम्हारा पूरा क्या है? गूगल, ये होता है तुम्हारा डीएनएस के बारे में, ये तुम्हारा डीएनएस हो गया, ठीक है। जो भी तुम्हारा google.com हो गया, जो भी ये .com .uk ये सब लगता है, ये तुम्हारा डीएनएस होता है, ठीक है। अब देखो टीसीपी और यूडीपी थोड़ा सा और जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है। टीसीपी थोड़ा सा इसलिए देखो ऐसा प्री रिक्विजिट था यार ये समझाने के लिए, क्योंकि ठीक है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई पता है। तो टीसीपी क्या होता है बेसिकली, इन शॉर्ट अगर बोलेंगे कि टीसीपी तुम्हारा क्या होता है? स्टैटिक डेटा सर्च करता है, स्टैटिक डेटा रिटर्न करता है बेसिकली। तो टीसीपी क्या है? टीसीपी भी एक तरीके का प्रोटोकॉल है। टीसीपी क्या है? एक तरीके का प्रोटोकॉल है, ठीक। टीसीपी थोड़ा स्लो होता है, ठीक है, टीसीपी स्लोअर होता है, ठीक है। टीसीपी एक प्रोटोकॉल है, टीसीपी एक स्लोअर प्रोटोकॉल है। और ये किस तरीके की चीज़ें सर्व करता है?
ये सर्व करता है स्टैटिक चीज़ों को, सर्व स्टैटिक डेटा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल तुम विकिपीडिया खोलते हो, तो विकिपीडिया क्या है, विकिपीडिया में जो भी आ रहा है वो सब स्टैटिक डेटा है, कोई डायनेमिक डेटा नहीं है, ठीक है। तुम्हारा जीमेल हो गया, ठीक है, या फिर तुम्हारा कुछ भी और हो जाता है, तो विकिपीडिया हो गया, ये सारी चीज़ें सर्विसेज हो गई जिसमें तुम डाउनलोड करते हो फाइल्स को, दैट इज़ बिकॉज TCP मेक श्योर दैट ऑल द कंटेंट दैट इज़ नीडेड गेट्स डिलीवर्ड। तो TCP बेसिकली क्या होता है, तुम्हारी चीज़ों को डाउनलोड करवाने के लिए काम आता है, ठीक है। तो कभी तुमने अगर नोटिस किया होगा, तुम कोई भी चीज़ अपने ब्राउज़र पर डाउनलोड करते हो और लेट सपोज वो 0 से लेकर के 50% तक कंप्लीट होती है, उसके बाद तुम्हारा नेटवर्क जो है टूट जाता है, तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन ड्रॉप हो जाता है, तो तुम उसको देख सकते हो कि वो 50% से ही वापस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, 100% तक जाने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं करता है कि वो 0 से फिर से शुरू होगा, ठीक है, ये चीज़ नहीं होती है। इसका मतलब समझे, TCP का मतलब ये होता है कि वो एक एक पैकेट को ट्रांसफ़र करता है सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक का, और अगर इन बिटवीन वो जो है टूट जाता है कनेक्शन, तो वो उसी पैकेट को उसी प्रोसेस से वापस शुरू होता है जिधर से तुम्हारा पैकेट अधूरा रह जाता है, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मान लो, जल्दी से समझाएं तो लेट सपोज ये तुम्हारा क्या है, सोर्स है, और ये तुम्हारा क्या है, डेस्टिनेशन है। अब मान लो यहाँ पर तुमको 100 पैकेट्स डेटा के सेंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आते 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 ये तुम्हारा कनेक्शन मेंटेन हुआ, ठीक है। अभी ये तुम्हारे एक एक पैकेट देखो डेटा का ट्रांसफ़र हो रहा है, और अभी तुम्हारे पास 75 पैकेट्स आ पाए थे, खाली 75% तुम्हारी डाउनलोडिंग हो पाई थी, बेसिकली ये कह सकते हो। उसके बाद तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन डाउन हो जाता है, तो ये देखेगा सोर्स कि अब वापस स्टार्ट करना है उसको डाउनलोडिंग, तो ये चेक करेगा कि अभी कितने पैकेट्स डाउनलोड हो चुके हैं। वो देखेगा कि भाई अभी 75 पैकेट्स ऑलरेडी डाउनलोड हो चुके हैं, ठीक है। अब वो ये देखेगा कि 75 पैकेट्स ऑलरेडी डाउनलोड हो चुके हैं, तो वो रिमेनिंग 25 पैकेट्स जो हैं वहाँ से वो दोबारा भेजना शुरू कर देगा। मतलब जो डाउनलोडिंग तुम्हारी स्टार्ट हुई वो 75% के ऑनवर्ड से ही शुरू हुई, ठीक है, वो 0% से स्टार्ट नहीं हुई दोबारा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं TCP, ठीक है। तुमने ये चीज़ कभी नोटिस भी की होगी कुछ डाउनलोड करते टाइम, तो ये यहाँ पर सब पूरा वही लिखा हुआ है जो अभी हमने बताया। अब आता है ऑन द अदर हैंड UDP। UDP क्या होता है बेसिकली, UDP तुम्हारा क्या होता है कि UDP भी एक काइंड ऑफ प्रोटोकॉल ही है, ठीक है। UDP क्या है, UDP भी एक काइंड ऑफ प्रोटोकॉल है, ठीक है। UDP बेसिकली किस लिए होता है, एक चीज़ तो UDP हो गई कि UDP तुम्हारा प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई कि UDP तुम्हारा फास्टर होता है इन कंपैरिजन टू TCP, क्यों अभी बताते हैं। दूसरी चीज़ ये हो गई, UDP जो तुम्हारा यूज़ होता है वो यूज़ होता है लाइव चीज़ों को, लाइव वीडियोस को सर्व करने में, लाइव वीडियोस हो गई या फिर कुछ भी हो गया, लाइव इमेजेस को सर्व करने में, बेसिकली लाइव डेटा को सर्व करने में, ठीक है। तो अगर तुम एक चीज़ देखोगे यहाँ पर UDP फास्टर क्यों होता है, अच्छा ये TCP स्लोअर क्यों होता है, क्योंकि ये जब ये मेक श्योर करता है हर एक पैकेट ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, इसी वजह से वो स्लो हो जाता है। तो तुम अगर देखोगे, जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि अगर मान लो 75% तक तुम्हारी डाउनलोडिंग चली और उसके बाद तुम्हारी डाउनलोडिंग मान लो रुक जाती है, तो ये मेक श्योर करेगा कि 75% तक सारा डेटा पहुंचाया गया है डेस्टिनेशन तक कि नहीं पहुंचाया गया है, ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये चीज़ें मेक श्योर भी करता है, ये सारी चीज़ें जो उसने अभी तक भेजी हैं वो पहुंचाई गई है डेस्टिनेशन तक कि नहीं पहुंचाई गई है। अब UDP फास्ट क्यों होता है, लेट सपोज कि ये तुम्हारा हॉटस्टार है ये, ठीक है, तुम ये हॉटस्टार तुम्हारा यहाँ पर ये हॉटस्टार का सर्वर है लेट सपोज, ठीक है, हॉटस्टार है या जियो सिनेमा कुछ भी है, और यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, यहाँ पर क्या है, लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है ये, ठीक है, यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। और लेट सपोज ये है तुम्हारा यूज़र 1, लेट सपोज ये है यूज़र 2, लेट सपोज ये है यूज़र 3, लेट सपोज ये है यूज़र 4, ठीक है। और तुम्हारी ये क्या चल रही है, लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा UDP एक तो इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव डेटा को हमें ट्रांसफ़र करना है, ये तुम्हारा इधर TCP था। अब मान लो यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है और इन केस अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि लाइव स्ट्रीम में ये दिखाया गया है कि एक बॉल फेंकी गई है, तो वो सबके लिए बॉल फेंकी गई है यहाँ पे, मतलब मान लो एक बॉलर ने थ्रो करी तो वो सबको दिख रहा है कि तुरंत लाइव की बॉल थ्रो हो रही है,
ठीक है। लेकिन इन बिटवीन लेट सपोज अब बॉल थ्रो करने के बाद बैट्समैन ने बैट से बॉल को मारा, तो यूज़र 1 के लिए तो वो तुरंत दिख गया कि बैट्समैन ने जो है बैट से मारा बॉल को। यूज़र 2 के लिए भी मान लो तुरंत दिख गया, ठीक है। लेकिन यूज़र 3 का इंटरनेट कनेक्शन ड्रॉप हो गया, लेट सपोज यूज़र 3 का इंटरनेट कनेक्शन ड्रॉप हो गया, ठीक है, कुछ समय के लिए, और बाकी यूज़र 4 के लिए भी जो है दिख गया कि बैट्समैन ने बॉल को मारा है बैट से, ठीक है। लेकिन यूज़र 3 जो है आफ्टर 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद यूज़र 3 का जो कनेक्शन है वो फिर से मेंटेन हो जाता है जियो से, हॉटस्टार से। 5 मिनट बाद जो है इसका कनेक्शन फिर से मेंटेन हो जाता है। लेकिन अब वो क्या देख रहा है कि 6 लग चुका है बोर्ड में, सिक्सर लग चुका है बोर्ड में, ठीक है। इसको तो दिख ही गया कि सिक्सर लग चुका है, इसको भी दिख गया सिक्सर लग चुका है, ठीक है। लेकिन लास्ट इसने क्या देखा था कि बॉल फेंकी गई है, उसके बाद उसने सीधा क्या देखा कि सिक्सर लग चुका है। और यहाँ पर बाकी यूज़र क्या है, सारी चीज़ देखते हुए आ रहे हैं। पहले इसने देखा बॉल फेंकी, फिर बल्ले से मारा, उसके बाद क्या कहते हैं 6 लगा। सेकंड यूज़र ने भी क्या देखा कि बॉल फेंकी गई, बैट से मारा गया बैट्समैन, उसके बाद 6 लगा। लेकिन यूज़र 3 क्या देख रहा है कि वो बॉल फेंकी गई और उसके बाद जब उसने दोबारा देखा तो ये देखा कि 6 लग चुका था, ठीक है। क्योंकि उसने बीच का जो सीन था, बीच का यहाँ पर जो सीन था, इधर का बीच का सीन जो था वो उसने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसका कनेक्शन टूट गया था। तो यूडीपी क्या करता है, यूडीपी ये नहीं चेक करता है कि यूज़र को एक एक पैकेट्स ट्रांसफ़र हुआ डेटा का कि नहीं हुआ। यहीं पर अगर टीसीपी होता तो टीसीपी क्या कहता कि अच्छा अभी तक कितना डेटा यूज़र को पहुँचा है, वो देखता कि अच्छा यूज़र ने भी जो है खाली बॉल फेंकी गई है, यूज़र ने खाली ये देख पाया है। यूज़र 3 जो था उसने अभी तक क्या देखा कि बॉल फेंकी गई है। अब उसको क्या दिखाना है कि बैट से मारा गया बॉल को, फिर उसके बाद 6 गया। यूज़र 3 को ऐसे पता लगता अगर टीसीपी होता। लेकिन अगर यूडीपी है तो यूडीपी जो है वो अपना कंटिन्यूस चलता ही रहता है, उसका स्ट्रीमिंग चलती रहती है। डजेंट मैटर कि तुम उस चीज़ को देख पाओ कि ना देख पाओ, ठीक है। अगर मान लो तुम आधे घंटे के लिए अपना सिस्टम शट डाउन कर देते हो, यहाँ पर आधे घंटे के लिए अपना सिस्टम तुम शट डाउन कर देते हो यहाँ पर, और आधे घंटे के बाद अगर तुम आते हो तो आधे घंटे के बाद जब तुम आओगे तो हो सकता है कि यहाँ पर जो तुम्हारे यूज़र्स थे ये बिल्कुल लाइव मैच देख रहे हो, और जब तुम जो आए हो आधे घंटे बाद अपना टीवी तुमने ऑन किया, मे बी वो 10 मिनट प्रीवियस का तुम देख रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए नीचे ऑप्शन आता है एक गो लाइव, कि भैया लाइव मैच दिखाओ हमको, पुराना मत दिखाओ, मतलब 5 सेकंड पहले का या 10 मिनट पहले का ना दिखाओ। इसी के लिए नीचे क्या आता है, कभी देखना हॉटस्टार या जियो सिनेमा किसी पे गो लाइव बटन का आएगा एक, ठीक है, ताकि उस पर क्लिक करो तो तुमको लाइव दिखाया जाए, पुराना 10 मिनट ना दिखाया जाए, ठीक है। तो ये था टीसीपी और यूडीपी के बारे में। अब भाई बात आती है मेन हमारा मुद्दा, व्हाट एक्चुअली हैपन्स व्हेन यू एंटर google.com या कोई भी .com, ठीक है। सो सबसे पहले लेट सपोज अगर हम कोई भी एक यूआरएल को फायर करते हो www.google.com, ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले क्या होता है www.google.com। सबसे पहले ये होता है पार्स द यूआरएल एड्रेस। सो द फर्स्ट थिंग that happens in your browser lookup is in its cache if that website was visited before or not। तो जब भी आप एक URL फायर करते हो, सबसे पहले ब्राउज़र जो है अपने कैश में चेक करता है, कैश मेमोरी में चेक करता है कि क्या इस URL को पहले कभी फायर किया जा चुका है कि नहीं किया जा चुका है, मतलब इस वेबसाइट पे कभी हम विजिट कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं। अगर तुमने कभी चीज़ नोटिस करी हो तो एक चीज़ तुम देखना, जैसे तुम google.com खोलते हो, ठीक है, www.google.com, तो google.com तुम्हारा इमीडिएटली खुल जाता है, ये देखो इमीडिएटली खुल गया google.com। लेकिन अगर लेट सपोज कुछ और भी हम खोलते हैं अगर, ठीक है, तो वो तुरंत नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि google.com जो है ये मोस्ट विजिटेड पेज बन चुका है तुम्हारे सिस्टम में, कई बार विजिट किया जाने वाला पेज बन चुका है तुम्हारे सिस्टम में, ठीक है। तो कई बार विजिट किया जाने वाला पेज बन चुका है तुम्हारे सिस्टम में। इसका मतलब ये होता है कि ये तुम्हारा पेज जो है वो सिस्टम की कैश मेमोरी में प्रेजेंट है। तो सबसे पहला काम यही होता है सिस्टम का, ये चेक करना कि ये जो यूआरएल को यूज़र ने बंदे ने फायर किया है, क्या ये पेज हमारे कैश मेमोरी में पड़ा हुआ है। उसके बाद अगर नहीं पड़ा होता है, अगर पड़ा होता है तो वो यूज़र को तुरंत दिख जाता है।
अगर नहीं पढ़ा होता है तो प्रोसेस नीचे आता है। मान लो ये तुम थे और तुमने ये हिट किया URL, ठीक है। अगर वो तुम्हारा पेज पड़ा हुआ है कैश मेमोरी में, कैशे के अंदर पड़ा हुआ है पेज, तो तुम्हारा तुरंत दिख जाएगा पेज कैश मेमोरी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट होगा और तुम काफ़ी बार विजिट कर चुके हो। अगर कैश के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, नॉट प्रेजेंट इन कैश, तो आगे प्रोसेस आता है। अब क्या होता है, DNS रिजोल्यूशन होता है। DNS रिजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि ये google.com जो लिखा गया है, ये जो DNS यहाँ लिखा है, ये जो डोमेन नेम सर्वर है, ये किस IP एड्रेस पे किस IP एड्रेस का है ये, ठीक है। तो बेसिकली DNS क्यों रखा गया नाम। अगर हम तुमको बोलें कि भाई google.com के बजाय तुम ये URL हिट किया करो 192.192.168.101/.com, तो क्या तुमको ये URL याद रहेगा। एक आम आदमी को, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, एक आम आदमी रिक्शा चलाने वाला या कोई भी हो, उसको बोलेंगे भाई गूगल खोलने के लिए तुमको ये URL हिट करना पड़ेगा, तो क्या उसको ये URL याद रहेगा। उसको ये URL याद नहीं रहेगा। इसीलिए क्या किया गया, एक छोटा सा नाम डिसाइड किया गया और उसको इस पर्टिकुलर एड्रेस के साथ अटैच कर दिया गया, ताकि लोगों को URL हिट करने में आसानी रहे। तो जैसे गूगल ने अपना नाम डिसाइड किया, जैसे गूगल जब अपनी वेबसाइट बनाई होगी उसने, तो उसने नाम डिसाइड किया गया कि हम अपनी वेबसाइट का नाम गूगल रखेंगे। तो उस IP एड्रेस के साथ जिस पर उनकी वेबसाइट होस्ट होगी, उसके साथ इस नाम को अटैच कर दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले यही काम चेक होता है जब तुम google.com हिट करते हो। सबसे पहले क्या चेक होता है कि कैश में ये वेबसाइट प्रेजेंट है कि नहीं है, ये URL तुम्हारी कैश मेमोरी में प्रेजेंट है कि नहीं है सिस्टम की। अगर नहीं होगी तो ये चेक होता है कि इस डोमेन नेम सर्वर का IP एड्रेस क्या है, तो वो IP एड्रेस सबसे पहले फाइंड होता है। तो हमको पता लगता है अच्छा गूगल का IP एड्रेस ये है, लेट सपोज ये है, ठीक है। अगर तुमको एक चीज़ दिखाते हैं, लेट सपोज अगर हम टर्मिनल खोलें और अगर हम ये डालें पिंग google.com, तो तुम देख सकते हो ये IP एड्रेस है, ठीक है। इस IP एड्रेस से हमें डेटा आ रहा है ये, ठीक है। हमने देखो डाला पिंग google.com, इसका मतलब ये पिंग कमांड का मतलब ये होता है कि हमने गूगल के सर्वर को हिट किया है, ठीक है, और ये उससे कनेक्शन मेंटेन हुआ है। तो ये देखो ये है वो उसका IP एड्रेस, ठीक है। अब अगर ऐसा हम कोई भी किसी के भी साथ कर सकते हैं। लेट सपोज अगर हम लिखें पिंग youtube.com, तो ये देखो YouTube का सर्वर है, ये YouTube के सर्वर पर हम हिट कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कनेक्शन मेंटेन हुआ कि नहीं, ठीक है। तो उसी प्रकार से सबसे पहले क्या चेक हो जाता है कि भैया जो URL यूज़र ने हिट किया है वो हमारे कैश मेमोरी में प्रेजेंट है कि नहीं है, कैश मेमोरी में प्रेजेंट है कि नहीं है, सबसे पहला काम। सेकंड काम ये होता है कि जो URL बंदे ने हिट किया है उसका मैपिंग कराई जाती है, ये पता लगाया जाता है कि उसका IP एड्रेस क्या है, ठीक है। तो google.com का IP एड्रेस इस तरीके से निकाला गया, तो ये यहाँ पर पूरा यही लिखा गया है, ठीक है। ये यहाँ पर पूरा ये जो लिखा गया है कि ये सेकंड पॉइंट तुम्हारा क्या है कि कैश में चेक किया जाता है कि कैश में कहीं वो URL प्रेजेंट है कि नहीं है। तो कौन कौन सी कैश में चेक किया जाता है ये सब वो लिखा गया है। ब्राउज़र की कैश में, ऑपरेटिंग सिस्टम की कैश में, राउटर के कैशे में, ISP जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जैसे कि तुम्हारा इंटरनेट लगा हुआ है जियो फाइबर, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर जो भी होता है, अगर उसका इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ है तो उसकी कैशे में चेक होगा कि कहीं जो URL तुम फायर कर रहे हो वो उसकी कैशे में तो प्रेजेंट नहीं है। अगर प्रेजेंट होगा तो इमीडिएटली तुमको वहाँ से रिजल्ट दे देगा। वो नहीं प्रेजेंट होगा तो फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को बोला जाएगा कि तुम भाई अब आगे जाके पता लगाओ कि ये जो URL का जो ये डोमेन है, ये इस URL का ये जो डोमेन है google.com, इसका IP एड्रेस क्या है। तो आगे जा करके वो पता लगाता है कि उसका IP एड्रेस क्या है, ठीक है। और उसका IP एड्रेस उसको जब मिल जाता है तो फिर आगे का काम शुरू होता है और ये सारा काम जो है कुछ ही सेकंडों में, मिनटों में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब उसको IP एड्रेस पता चल जाता है कि ये भाई IP एड्रेस है वो, ठीक है, ये भाई वो IP एड्रेस है, तो तुम्हारा सिस्टम जो है उसके साथ एक कनेक्शन मेंटेन कर लेता है जिसको बोलते हैं TCP कनेक्शन, ठीक है। और एक एक्नॉलेज भी भेजता है कि उसको हाँ कनेक्शन मेंटेन हो गया है, ठीक है। तो ये जो यूज़र था उसका कनेक्शन जो है मेंटेन हो जाता है इसके साथ, ठीक है। तुम्हारा सबसे पहले देखो फिर से एक बार बताते हैं, नीचे एक तुम्हारा ये यूज़र है, ये क्या है तुम्हारा क्लाइंट है। क्लाइंट ने हिट किया google.com, www.google.com,
फिर उसके बाद इसका क्या होता है, डीएनएस रिजोल्यूशन होता है। डीएनएस रिजोल्यूशन होता है। डीएनएस रिजोल्यूशन होने के बाद, डीएनएस रिजोल्यूशन होने के बाद ठीक है। तो सबसे पहले क्लाइंट भेजता है रिक्वेस्ट google.com, उसके बाद तुम्हारा जो है URL पार्स होता है, मतलब पता लगाया जाता है कि कैश में वो तुम्हारा चीज़ प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, कैश मेमोरी में वो चीज़ तुम्हारी प्रेजेंट है कि नहीं है। उसके बाद तुम्हारा डीएनएस रेजोल्यूशन होता है। डीएनएस रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि तुम्हारा जो भी डोमेन नेम है google.com जैसे है, तो इसका IP एड्रेस क्या है, ठीक है, वो पता लगता है। उसके बाद तुम्हारा जो है सर्वर होगा गूगल का। अब यहाँ पर ये गूगल का सर्वर बैठा हुआ है। अब इस गूगल के सर्वर से तुम्हारा यहाँ पर कनेक्शन मेंटेन हो जाता है, TCP कनेक्शन जिसको बोलेंगे। ठीक है, TCP कनेक्शन मेंटेन हो जाता है और एक एक्नॉलेजमेंट मेंटेन हो जाता है कि एक एक्नॉलेजमेंट का मतलब एक एक्नॉलेज हो जाता है इस चीज़ का कि हाँ कनेक्शन मेंटेन हो गया है। ठीक है, इस चीज़ का एक्नॉलेजमेंट हो जाता है। अब उसके बाद ब्राउज़र एक HTTP गेट रिक्वेस्ट भेजता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से तुम्हारी एक गेट रिक्वेस्ट गई, तुम्हारी एक गेट रिक्वेस्ट गई कि गूगल पर तुम आईफोन सर्च कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारी एक ये गेट रिक्वेस्ट गई कि गूगल पर तुम आईफोन सर्च कर रहे हो। उसके बाद इमीडिएटली तुम्हें जो है उसका रिस्पॉन्स मिल जाता है। इतना सब इतनी तेज़ी से हो जाता है जब ये पूरा प्रोसेस कनेक्शन मेंटेन करने का और ये जितना पूरा प्रोसेस था, और तुमको इसको रिस्पॉन्स मिल जाता है। ये तुम्हारी क्या थी, ये तुम्हारी थी रिक्वेस्ट जो कि तुम आईफोन सर्च कर रहे थे, और ये क्या है तुम्हारा रिस्पॉन्स जो कि तुमको इधर क्लाइंट को वापस मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर यही लिखा हुआ, ब्राउजर सेंड्स एन HTTP गेट रिक्वेस्ट टू द सर्वर ऑन द होस्ट कंप्यूटर हैंडल्स द रिक्वेस्ट and sends back a response to it and assemble the response in some format like JSON HTML। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वर जो है उसका रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में होता है, वो या तो JSON के फॉर्मेट में होता है या तो XML के फॉर्मेट में होता है। फिर UI डेवलपर उस JSON के फॉर्मेट को अच्छे से जो है यहाँ पर डिस्प्ले करवा देता है यूज़र के ब्राउज़र पे, जो भी उसका ब्राउज़र होता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है पूरा व्हेनेवर यू एंटर्स google.com। आई नो कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन तुम स्किप करके देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।